एक तो नॉलेज गैप, जिसका मैं खुद फैक्ट्री था, मुझे भी सिखाने वाला नहीं था, और ऑब्वियसली इतनी कट थ्रोट इंडस्ट्री के अंदर कोई किसी को सिखाता भी नहीं है। एक तो लैक ऑफ नॉलेज, दूसरा एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, तीसरा मेकिंग दिस इंडस्ट्री सो डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू कॉम्प्रीहेंड। आई वांटेड टू चैलेंज दैट एंड आई वांटेड टू मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन। डेवलपर ये सोच के डेवलपमेंट नहीं करता कि जब उस पर बंदा आके रहे तो वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस ले। डेवलपर ये सोच के डेवलपमेंट करता है कि मैंने इस मुरब्बे में से, इस किले में से कितने करोड़ों कितने अरब रुपए कमाने। या जो डेवलपर ने सोसाइटीज बनाई है उनका 20 साल पुराना फेज देखें और उनका आज बिकने वाला फेज देखें, जमीन आसमान का फर्क है। अब आप उधर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपका 150 बंदा रहेगा, उसकी प्लानिंग करें, उसकी पानी की सप्लाई कैसे आएगी, गाड़ियां पार्क कहाँ होंगी, उसकी स्टोरेज लाइंस किधर जाएंगी। पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स आया, उसने पूरा इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चर कर लिया। फिर और एमएनसीज हैं जिन्होंने ऑब्वियसली पाकिस्तान के आके हैबिट्स ऑफ बिजनेसेस चेंज किए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और एपिसोड पे हैं फ्यूचर फेस्ट के ट्रू एसेंस पॉडकास्ट पे, जिसका मकसद है कि हम ज़रा ज़िंदगी के, कारोबार के, डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ट्रू एसेंस पे बात करें। क्योंकि सुपरफिशियल बातें हर जगह पे हो जाती हैं। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम ज़रा कूल से गेस्ट बुलाएं और हम उनसे रियल बातें निकलवा लें सारी। तो इसी काविश में आज हमारे अच्छे दोस्त और लाहौर के, आई वुड से अ वेरी वेल नोन एंटरप्रेन्योर, नॉट जस्ट हिमसेल्फ एज अ ब्रांड बट ऑल्सो हिज वर्क ऑलवेज, आपने बड़ी डिफरेंट चीज़ें की हैं। तो एक तो आप 12 रेस्टोरेंट के फाउंडर हैं और फिर आप एक नई चीज़ लाहौर में लाए हैं जो कि एक लंदन का ब्रांड है, जिसे पहली दफ़ा आपने पाकिस्तान में लाहौर में लॉन्च किया है, हॉट डॉल्चे के नाम से, जो कि अभी राया में मैं भी 2-3 दफ़ा अपने दोस्तों के साथ गया हूँ। एंड वेरी अमेजिंग डिज़र्ट्स स्पेशली, और द सीटिंग, द स्टाइल। इसी के साथ साथ आपकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है और आपका एक कंस्ट्रक्शन टेक का स्टार्टअप है विच इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टेड, जो कि इट रन्स अ मैसिव फेसबुक कम्युनिटी, राइट? तो इसी के साथ मोइस फरीद साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। मोइस भाई, हम इस पे आते हैं कि जिस तरह 12 भी जिस तरह आपने बिल्ड किया और वो चल रहा है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जनरली चीज़ें बड़ी अच्छी लॉन्च होती हैं लेकिन ओवर टाइम वो क्वालिटी लूज़ कर देती है। अब शायद हर बिज़नेस में यहाँ ऐसे होता हो, लेकिन रेस्टोरेंट में तो बड़ा विजिबली लोगों को नज़र आता है कि यार ये साल पहले गए थे, बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छी सर्विस थी, अब जो है ना वो मज़ा नहीं आ रहा। और फिर आपने स्केल भी करना होता है, आपने मल्टीपल ब्रांचेस भी खोलनी है, हर टाइम पे आप एज अ फाउंडर सर पे भी नहीं बैठ सकते। लेकिन आपके ब्रांड्स में कुछ ऐसा है कि एक तो क्वालिटी माशाल्लाह बरकरार रही है और एक ब्रांड है जो ग्रो कर रहा है। तो एक तो आप बताएं कि विजन कहाँ से आया 12 का, और 12 में हमने वो देखा कि वो जो लाहौर के 12 दरवाजे हैं वो भी लगे हुए हैं और बहुत आपने थॉट उसके अंदर डाली है। फिर जो मुझे याद है कि जो वो शीशा लगा हुआ है गुलबर्ग वाले में, वो पता नहीं क्या शीशा है जिस पे जो है ना गर्मी नहीं आती। तो इन चीज़ों को बताइए कि एक तो ये विजन आता कहाँ से है और फिर एनर्जी कहाँ से आती है सारा एग्जीक्यूट करने की? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक आपकी ऑडियंस इज द राइट ऑडियंस विच शुड अंडरस्टैंड के कोई बिजनेस के प्रीरेक्विजिट्स क्या होने चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बताया मेरा एक्चुअल बिजनेस तो कंस्ट्रक्शन का, विच आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 12 years। जब मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू भी किया था तब आई ऑलवेज थॉट करना क्यों है और ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे बाकी रेस्टोरेंट से सेट अपार्ट करेगी। बिल्कुल ठीक। जब भी आपने पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस करना होता है, आई फील पीपल डोंट रियलाइज व्हाई दे वांट टू डू इट। मैंने जब भी कोई चीज़ शुरू किया है, आई ऑलवेज पुट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर जस्ट टू नो व्हाट माय यूएसपी इज। आपका यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, आपकी यूनिक सेलिंग सर्विस क्या है। अभी जैसे आपने 12 की बात की, आई फील हमारा देसी रेस्टोरेंट नहीं है, इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल देसी रेस्टोरेंट, इट्स अ कंसेप्चुअल देसी रेस्टोरेंट। सो द आइडिया बिहाइंड 12 इज फूड फ्रॉम द 12 गेट्स ऑफ लाहौर। जो चीज़ें आपको अंदरून में या लाहौर के आउटस्कर्ट्स में, जिसको बनाना लाहौर कहते हैं हम, जो चीज़ें आपको वहाँ मिलती है जिनका जायका तो बहुत मज़ेदार होता है लेकिन क्वालिटी शायद कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। ठीक है। आवर आइडिया वाज टू ब्रिंग दोज बेस्ट डिशेज जो मुझे खुद बड़ी पसंद है टू द हार्ट ऑफ द सिटी एंड मेकिंग श्योर द क्वालिटी इज एज पार व्हाट द स्टैंडर्ड इज इन द मार्केट। सो दैट वाज द आइडिया। टेस्ट अंदरून लाहौर का और एम्बियंस, आउटलुक, क्वालिटी नए लाहौर की। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड 12 एंड दिस इज व्हाट वी डिड। एंड आई थिंक कोई बिजनेस अगर आपका यूएसपी डिफाइंड ना हो, योर पर्पस गेट्स लॉस्ट विद इन द आइडिया। अब हमने जैसे दूसरा रेस्टोरेंट है और डॉल्ची, डिजर्ट्स पाकिस्तान में आई थिंक बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपसे बल्कि मैं पूछूंगा अभी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट आउट विद द फैमिली एंड सैट डाउन इन अ रेस्टोरेंट टू हैव डिजर्ट्स? सर लास्ट टाइम मैं अपनी बर्थडे की शाम को गया था और मैं हॉट डोल्चे में ही गया था। अच्छा, वेरी काइंड ऑफ यू। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप
हॉट डॉल्चे ना जाते, आप डिजर्ट अपनी फैमिली के साथ कहाँ बैठ के खाते? अब मुझे सोच में मैं इस बात पे पड़ गया हूँ. I think we can't even tell 3 names, so that is Yeah. the gap. Yeah. So the idea was you make those premium desserts in an ambience where people would love to come and sit with their families. तो अगर आप डॉल्चे की ब्रांडिंग भी देखें ना बाहर भी, it is not very youth centric. It is very upbeat, very luxurious, and it is centered around families. तो लंदन में होते हुए या इंग्लैंड में, so they have 24 outlets in England. इंग्लैंड में होते हुए भी they've preserved that teen culture. It's not there. It is more family oriented with people who want to say you're coming out of a wedding. Yeah. And usually हमने बचपन में शादियों के बाद usually desserts खाते हैं. हमने टेक अवे करा लिया लाहौर के और नामी ग्रामी जगहों से desserts, लेकिन हमने कभी बैठ के नहीं खाया. So people want to get dressed up. They want to go out and have food. They don't want to have heavy food all the time. They want to have light food as well. And that is where I felt कि हमारी USP of the idea where people would want to sit and have desserts, that is the gap that we tried to fill. And that was my USP with the brand called Hot Dolce. अमेजिंग अमेजिंग. और अब जो आपका एक बिल्कुल फ्लिप और डिफरेंट साइड है कि एक तरफ आप जो है वो रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं और मतलब सर्विस बिजनेस है और बड़ा जो है ना वो सर पे बैठ के खासकर पाकिस्तान में चलाना पड़ता है. दूसरी तरफ आपकी कोर एक्सपर्टीज जो है वो कंस्ट्रक्शन है और आपकी ठेकेदारी है और कंस्ट्रक्शन का काम भी है. लेकिन ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम है, आपने उसमें टेक भी डाल ली. तो जो कंस्ट्रक्टेड है इट इज़ आई थिंक दी लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी इन पाकिस्तान ऑल्सो, जहाँ पर लोग जाते हैं वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, डिफरेंट लोग प्रोडक्ट्स की सर्च में जाते हैं. तो जो भी उनको सपोर्ट चाहिए होती है वो उस कम्युनिटी से मिलती है. तो एक तो ये कि वो कंस्ट्रक्टेड का आइडिया कैसे आया, कैसे शुरू की, और अब कंस्ट्रक्टेड के साथ आपकी जर्नी कैसे रही है? असल में जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्चुअल बिजनेस तो इंटीरियर कंस्ट्रक्शन है जो मैं तकरीबन 12 साल से कर रहा हूँ. अच्छा, थोड़ी सी शायद मैं बता देता हूँ क्योंकि जी माई आइडिया ऑफ डूइंग अ पॉडकास्ट विद यू वाज क्योंकि आपकी ऑडियंस शायद वो उस केटर की जिससे मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करता. आप लोग ज़रा ज़्यादा हिप है, नहीं टेक समझते हैं और अपबीट आपके आइडियाज़ हैं. मैं करना भी इस वजह से चाह रहा था कि मेरी भी जो जर्नी है ना शायद उससे काफ़ी ज़्यादा लोग रिलेट कर सकें. ऐसे अब मेरी OA लेवल्स इंजीनियरिंग में, उसके बाद मेरी जो फाइनल एजुकेशन है मैंने इंग्लैंड से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, और फिर आई एंडेड अप इन रिटेल एंड रिटेल से रिटेल कंस्ट्रक्शन. सो सिंस आई बिकेम अ ठेकेदार, और पाकिस्तान में ये गैप होता है, आपको यहाँ एक लेवरेज क्रिएट करके आप ठेकेदार बन सकते हैं. ठीक है. मैंने इनिशियली बहुत सफ़र किया बिकॉज आई डिड नॉट go through a formal education to gain that architectural degree or a ठेकेदारी की degree which they don't have. I just got into the business. और पहले 3 से 4 साल were probably the toughest years of my life. उसमें सबसे बड़ा जो मुझे फील हुआ, जो मैं वापस अभी कंस्ट्रक्टेड से साथ भी लिंक करता हूँ, कि हमारी इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा अदारा ही नहीं है जो लोगों को सिखा सके कि ठेकेदारी होती क्या है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, वो तो क्योंकि मेरी ट्रेड थी तो मैंने तो वो चीज़ें खुद सफ़र भी की, लेकिन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आई रियलाइज्ड कि चले मैंने तो 3-4 साल में मार खा के 12 साल हो गए, अब तो एक एक चीज़ की समझ आती है. जो आम बंदा है वो इस इंडस्ट्री को कैसे देखता है. सो पहले तो 3 साल थोड़ा सा काम था, फिर इन द नेक्स्ट 7 years मैंने बहुत काम किया. सो इन द लास्ट 12 years आई हैव डन ओवर 150 प्रोजेक्ट्स, सो कंप्लीट प्रोजेक्ट. दैट्स अ लॉट ऑफ नंबर इन इंटीरियर कंस्ट्रक्शन. आई डू कमर्शियल प्रोजेक्ट. मैं लोगों के घर बना के नहीं बेचता, मैं लोगों की कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करता हूँ. आई डू रेस्टोरेंट्स, आई डू मॉल्स, I do banks. So commercial construction is very tough. So during that process, I realized कि आम बंदे के लिए construction is a very भारी word. Yeah. So when I say construction to you, you have this whole एक बड़ा सख्त भारी word है construction का. ये हल्का word नहीं है, और वो हल्का word ना रखना ही लोगों के लिए इस business में ज़रूरी था, क्योंकि आम बंदे के लिए अगर ये लफ्ज़ आसान हो जाएगा तो लोग उसमें से पैसे कैसे कमाएंगे. So that was the idea from where Constructed originated. एक तो नॉलेज गैप जिसका मैं खुद फैक्ट्री था, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, और ऑब्वियसली इतनी कट थ्रोट इंडस्ट्री के अंदर कोई किसी को सिखाता भी नहीं है. सो आई हैड टू लर्न थ्रू माई फेलियर्स, एंड ऑब्वियसली आई हैड टू कॉम्पनसेट अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स, क्योंकि मुझसे कोई गलती होती थी आई वॉज वेरी अपफ्रंट कि ठीक है मुझसे गलती हुई, आप मेरे पैसे काट लें. ठीक है. और यूजली लोग नहीं करते. आज तक मैंने नहीं देखा कोई बंदा अपनी इस मुल्क में गलती माने, और दूसरी बात उस गलती का खमियाजा भी भुगता नहीं होता. सो पीपल डोंट डू दैट. आई थिंक आई वाज रेज्ड इन अ वे कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैंने उस गलती को ओन करना है और उसका खमियाजा भुगतना है, व्हिच वाज अगेन अनहर्ड ऑफ इन दिस इंडस्ट्री. लोग तो चूना लगा के भाग जाते हैं इन दिस सोसाइटी. आई थिंक
हाँ कुछ हद तक। तो खैर आई थिंक मैं अपनी गलतियों से सीखता गया और लोगों को उन गलतियों का नुकसान नहीं होने दिया, मतलब अपनी जेब से पैसे कटवा लिए, लोगों का नुकसान नहीं किया। एंड अल्लाह वाज वेरी काइंड, फ्रॉम 3-4 ब्रांड्स आई हैव डन ओवर 70 मेन स्ट्रीम ब्रांड्स इन पाकिस्तान, आई हैव डन रेस्टोरेंट्स, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक के साथ मैं काम करता हूँ, जब बता रहा हूँ 150 प्रोजेक्ट्स कर लिए। तो इस जर्नी के अंदर जो मैंने चीज़ रियलाइज़ की वो ये थी, एक तो लैक ऑफ नॉलेज, दूसरा एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, तीसरा making this industry so difficult for anyone to comprehend. I wanted to challenge that and I wanted to make it accessible to everyone. I wanted the knowledge to be so common, such a household knowledge that it becomes very easy for anyone, for a tech guy who's in tech दिन रात, उसके लिए भी construction should be anything which is very easily executable. Yeah. So that was the idea behind construction. आपने कहा कि नॉलेज जो है ना इसका ओपन सोर्स कर देते हैं, और उसमें आई थिंक कि सर्विस क्वालिटी भी आ जाती है ना, जब सबको पता है कि क्या चीज़ किस तरह होती है, तो जो क्वालिटी काम कर रहे हैं आई थिंक उनके लिए मार्केट ज़्यादा इम्प्रूव करती है, क्योंकि उसने तो क्वालिटी ही देनी है, वो तो लैक ऑफ नॉलेज पे भी नहीं खेल रहा, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन पे भी नहीं, और शायद उसको सपोर्ट ज़्यादा मिलती है कि जब आपको पता हो कि यार अच्छा चीज़ें किस तरह होती हैं, तो आप कहते हो यार अब हमें पता है, अब हमें ये भी पता है कि ये बंदा है जो काम सही करता है। तो आई थिंक वेरी अमेजिंग विजन ऑफ काइंड ऑफ जो आपको चैलेंजेस आए, आपने कहा कि और लोगों को ना आए और कम्युनिटी इससे बेनिफिट उठाए। तो इसी के साथ साथ अब क्योंकि सो कंस्ट्रक्टेड को कितनी देर हो गई? Almost 3 years. 3 years। और अब वो क्या स्केल है, कितने लोग हैं? So community more than 80,000 people. लेकिन आई थिंक जैसे मैं उस आपकी फील्ड से तो नहीं इतना लिंक्ड हूँ, लेकिन मैंने इस फील्ड को सीखने की कोशिश की है। आई थिंक हैविंग अ फेसबुक ग्रुप इज़ वन पार्ट, probably a very small part. I think the real part in this is when the end consumer gets to benefit from it in real terms. So having a platform just to get your query resolved or just to gain knowledge was very initial part of it. But over time, it has become a platform where people have made their houses, people have made their development projects. Wow. A lot of vendors have made a lot of money from it. Wow. So it has a realism attached to it, which no other platform in Pakistan does. Because like I'm saying, main motive of construction, of getting into a construction business for anyone is primarily to make money. मेरी को जर्नी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, तो फिर मेरे लिए उसका मोटिव भी थोड़ा चेंज हुआ। एंड इन द प्रोसेस आई नेवर थॉट पीपल वुड बी गेटिंग सो मच वर्क फ्रॉम इट, पीपल वुड बी मेकिंग सो मच मनी फ्रॉम इट। एंड सेकेंडली, आम कंज्यूमर के लिए प्राइस की कमोडिफिकेशन जो कभी नहीं थी वो होना शुरू हो गई है, ठीक है, which is a great thing in the last 60-70 years. कभी इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने कमोडिफिकेशन की बात नहीं की। अच्छा। आई थिंक इनहेरेंटली तो मेरा ये माइंड था नहीं, लेकिन ओवर टाइम व्हेन पीपल स्टार्ट कमिंग टू मी, पीपल स्टार्ट टेलिंग मी यार इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इट्स समहाउ ट्विस्टेड टू बिकमिंग दैट, व्हिच वाज अ ह्यूज गैप इन पाकिस्तान। जैसे कभी भी सर्विसेज की कमोडिफिकेशन नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। जैसे मैं आपसे कुछ दिन पहले भी डिस्कस कर रहा था कि यहाँ क्राइटेरियाज लोगों के बड़े मुख्तलिफ हैं। पीपल वांट टू मेक मनी ऑफ पीपल विदाउट इवन रियलाइजिंग व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग इन रिटर्न फॉर द मनी दैट दे आर टेकिंग। तो आई फील कि जैसे अगर आपने आईफोन भी खरीदना है ना, तो आईफोन की अगर एक 5 लाख की वैल्यू है, इट इज़ अगेंस्ट सर्टन प्रोडक्ट और सर्टन सर्विस। इस इंडस्ट्री में वो सर्विस लैक्ड थी, उसकी एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड कुछ था ही नहीं। जिसका दिल किया, जिसका भाव लगा, जिसका दाव लगा, वो लगा के चला गया। सो आई थिंक वो बड़ा एक एलिमेंट था जिसको इसने चैलेंज भी किया, जिसको इसने काफ़ी तक ठीक भी करने की कोशिश की है। सो उसका एक बड़ा मुख्तलिफ सा रोल निकला जो मैंने इनिशियली इमेजिन नहीं किया। बड़ी आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि आपका मेन टारगेट वो नहीं था, लेकिन अफेक्ट्स मतलब काफ़ी चीज़ें और निकल आई सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने से, कम्युनिटी को एक जगह लाने से। क्योंकि आपकी इंसाइट्स इतनी ज़्यादा हैं कंस्ट्रक्शन में, आपका बाहर का भी एक्सपोजर है, आप अपने आप को अप टू डेट भी रखते होंगे आई एम श्योर। सो फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, एक तो ग्लोबली, दूसरा पाकिस्तान अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है। हमारे यहाँ रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है वो धड़ाधड़ हो रही है, अब लाहौर में टावर्स बनना शुरू हो गए हैं। यू नो ऑब्वियसली लोगों ने रियलाइज़ किया है कि ठीक है यार हम बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, जहाँ जाओ सोसाइटियाँ ख़त्म ही नहीं होती, मतलब शहर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये कि अब वर्टिकल जाने की ज़रूरत है, राइट। सो टावर्स बनाने हैं, सारा कुछ। तो पाकिस्तान में तो कंस्ट्रक्शन एक बड़े फास्ट पेस पे भी चल रही है, बड़े मेजर स्केल पे डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन
आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबली कंस्ट्रक्शन किस स्टेज पे है एज एन इंडस्ट्री, एज अ वे ऑफ लाइफ, और पाकिस्तान कहाँ पे है, और देन पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट्स की क्या ज़रूरत है स्पेसिफिकली हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में यहाँ बस काम चला रहे होते हैं लोग, तो क्या कंस्ट्रक्शन में भी ऐसा ही है, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और एट द एंड बेहतरी कंज्यूमर के फ़ायदे में ही होती है? अब वैसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। असल में ये काफ़ी लंबा भी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में कैसे एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ ग्लोबली। सबसे मेजर मसला है वही जिसके ऊपर हम आज बात करें कि ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ ही नहीं की गई। टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ तब होती है जब आपको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर गैप्स नज़र आ रहे हो और गैप्स को अपने फिल करना हो। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के अंदर कि यहाँ लोगों को गैप्स भी नहीं पता और उसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ कहाँ होनी है लोगों को वो भी नहीं पता। इसमें मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। हमारे जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, दोज आर पेपरलेस रेस्टोरेंट्स। सो फ्रॉम कस्टमर वॉकिंग इन टिल द ऑडिट देयर इज नो पेपर इन द रेस्टोरेंट इन्वॉल्व्ड, एवरीथिंग इज डिजिटल। सो पीछे 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 सिस्टम है जो ऑडिट भी करता है। हमारा सारा ऑर्डरिंग ऑटोमेटेड ऑर्डरिंग है। ठीक है। वो क्योंकि हम रेस्टोरेंट को उस जगह पे ले गए जहाँ वी आर एट पार विद इंटरनेशनल ब्रांड्स। को पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स आया, उसने पूरा इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चर कर लिया। फिर और एमएनसीज हैं जिन्होंने ऑब्वियसली पाकिस्तान के आके हैबिट्स ऑफ बिजनेसेस चेंज किए, जिसकी वजह से सेकंड टियर रेस्टोरेंट्स लाइक आवर्स वी कुड अंडरस्टैंड कि यहाँ गैप है और वहाँ आप टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ करके अपनी लाइफ आसान कर सकते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन इज आई डोंट वांट टू से 100 years behind, but honestly it is decades behind from the world. अच्छा। Decades behind. ठीक I'll tell you why. सबसे पहले people don't talk about innovation. The certain segment that does, they do not take the common man on board. They only talk about it in their drawing rooms or in their conferences, ठीक है। where the common man again is not given the knowledge of what they're talking about. ठीक है। Because ultimately you have to realize whatever you do as someone linked with this industry, the ultimate beneficiary is the end consumer. Yeah. And in this country, people don't see it that way. So you're talking about real estate. Ironically, real estate is not about development and premium living, great experience. It is about people making money of सौदाबाजी, ट्रेडिंग, रीसेल, और अल्टीमेटली जो बंदा आके उस अपार्टमेंट में या उस डेवलपमेंट में आके रहता है, उसी कन्वीनियंस के बारे में लोग बात नहीं करते। सो प्रोजेक्ट इनिशिएशन से लेके जब तक वो बेचारा बंदा घर में आके रहता नहीं है, 10 हाथों के अंदर उस सौदे की ट्रेडिंग हो चुकी होती है। प्री लॉन्च में फाइलें बिकती हैं, लॉन्चिंग में फाइलें बिकती है, फॉर्म से कहानी शुरू होती है। फॉर्म आता है, प्री लॉन्च होता है, लॉन्च होता है, फिर उसका रेट निकलता है, फिर उसकी पहली बेसमेंट होती है, फिर जगह का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर उसका रेट निकलता है, फिर उस पर सौदेबाजी होती है, फिर एक फ्लोर तैयार होती है, फिर उस पर सौदेबाजी होती है। अल्टीमेटली डेवलपर ये भूल गया है कि पैसा इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बट अल्टीमेटली फॉर डिलीवरिंग अ गुड एक्सपीरियंस टू द एंड कंज्यूमर विल अल्टीमेटली बी लिविंग देयर। That is when the industry would start getting restructured. People don't see it that way. That is a big irony in this country. डेवलपर ये सोच के डेवलपमेंट नहीं करता कि जब उस पर बंदा आकर रहे तो वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस ले। डेवलपर ये सोच के डेवलपमेंट करता है कि मैंने इस मुरब्बे में से, इस किले में से कितने करोड़ और कितने अरब रुपए कमाने। सो अनलेस वी डोंट चेंज दैट माइंडसेट, वी कैन नॉट टॉक अबाउट इनोवेशन। एंड दैट इज व्हाई आई से वी आर फार बिहाइंड of what the things are happening across the world. And even in India I feel is still 50 years ahead of Pakistan. Because when they go on a development, they think about the convenience of the end consumer. We see the convenience of the dealer, of the distributor, of the person selling the files. But we don't see the convenience of someone who's going to live there with the family. कि बच्चों के लिए क्या वो livable environment है। अब बीच शहर के आपने हाई रेस्ट खड़ी तो कर दी, पोल्यूशन कहाँ जाएगी? जो पहले एक रिटोरिकल क्वेश्चन होता था पोल्यूशन का, आज वो आपको मेरी जिंदगी की हकीकत बन चुका है। ऐसे आप और मैं 20-25 दिन से बीमार पड़े हुए हैं, तो किसी ने पोल्यूशन की बात ही नहीं की, किसी ने सस्टेनेबल लिविंग की बात ही नहीं की, किसी ने ग्रीन आर्किटेक्चर की बात ही नहीं की। प्लॉट मिला, कमर्शियल कराया, हाई राइज खड़ी की, सौदा बेचना शुरू कर दिया। और ये सब बड़े प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, मतलब राइट नाउ। एग्जैक्टली, दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। बिल्कुल सही पॉइंट आपका कि जो डेवलपर है उसने जो है वो सिर्फ अपने डीलर के बारे में सोच रहा है,
वो एंड कंज्यूमर पर सोच ही नहीं रहा, और कहीं हम भूल ही गए हैं कि यार इस सारी डेवलपमेंट में इंसानों ने रहना भी है, और जिन्होंने रहना है उनके क्या मसले हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, उनको किस तरह कंफर्ट देनी है। नहीं, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, मैं वैसे आपको बात हूँ, मैं अगेन मेरा क्योंकि रियल एस्टेट से इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन Construction से। मैं आप एग्जैक्टली लेकिन अब अगेन ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो कंस्ट्रक्शन करता है उसको अल्टीमेटली रियल एस्टेट के साथ भी लिंकअप होना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इज अ सेपरेट बिजनेस, रियल एस्टेट इज अ सेपरेट बिजनेस, यू Yeah. कैन नॉट इंटरट्वाइन दीज टू बिजनेसेस। Yeah. यहाँ लोगों ने दिमागी तौर पे कर दी है क्योंकि सौदेबाजी है ना, तो सौदेबाजी के माइंडसेट से। अच्छा, मैं जो चीज़ आपको ऐसे बताना चाह रहा था कि हम डिफेंस में बैठे हुए हैं, it's a communal living Yeah. and very premium communal living. Yeah. People don't see why this is a successful model. People need to understand why DH is successful. It is not because of the army. It is because of the facilities that they've created. ठीक है। Those facilities are actually unparalleled. किसी और सोसाइटी में इस तरह की leverages, इस तरह की आसानियाँ, इस तरह की amenities create ही नहीं की गई। सर वो ये नहीं करते कि DHA ने फेज़ 1 बनाया हुआ है और अगर फेज़ 7 बना रहा है तो फेज़ 1 का बेड़ा गर्क करता है। ठीक है। या जो डेवलपर ने सोसाइटीज बनाई है उनका 20 साल पुराना फेज देख लें और उनका आज बिकने वाला फेज देख लें, ठीक है। जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, वहाँ भी इंसान रह रहे हैं जो खरीद के बैठे हुए हैं, और जो नया आ रहा है वो भी इंसान ही है, लेकिन उसको अमेनिटीज, उसको सर्विस इतनी गंदी दी जा रही है कि वो बेचारा कहते हैं यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। बिल्कुल ठीक। DHA में ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज नॉट लिंक्ड विद द अदारा फौज, it is linked with the services that this society is providing. आप फेज 1 में भी रह रहे हैं, आपको वही लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी, आपको वही लेवल का पानी मिलेगा, आपको वही लेवल की गैस मिलेगी अगर आती है तो। वो ये नहीं करेंगे कि फेज 1 को अंडरमाइन करते हैं क्योंकि फेज 7 में अब लोगों से उन्हें पैसा कमाना है। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई DH इज सक्सेसफुल। देयर इज नो अदर रीजन। अच्छा, क्योंकि दे हैव थॉट अबाउट द पीपल लिविंग देयर, एंड ऑब्वियसली पुराने रिटायर्ड फौजी रहते हैं इधर, उनको उनकी सर्विसेज चाहिए, उस अदारे की कमराडरी है जिसकी वजह से वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उसकी वजह से आम बंदा भी फैसिलिटेट होता है। अब ये चीज़ किसी और सोसाइटी वाले ने सोची क्यों नहीं आज तक? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो आम बंदे का सोचता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है जो मेरे लिए एज ए थर्ड पर्सन है जो मैं देखता हूँ। ठीक है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। सो हमने कंस्ट्रक्शन पे बात की कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अब फॉर एग्जांपल अब सोल्यूशन क्या है कि पाकिस्तान में जो भी अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, हम जिस फेस पे ऑपरेट कर रहे हैं, और जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह बाकी मुल्कों की पॉपुलेशन बड़ी छोटी है तो कंस्ट्रक्शन उनके लिए एक छोटा मसला है। फॉर एग्जांपल नॉर्वे में पता नहीं 4-5 मिलियन लोग हैं या 2 मिलियन लोग हैं, अब उन्होंने कितने ही घर बनाने हैं। अभी हमारे डेली 18,000 बच्चा पैदा होता है, हमारे 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, हमारे 2023 तक थर्ड लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन होगी। अच्छा, थर्ड लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब है उन्होंने वर्किंग के लिए कहीं तो जाना है, तो अब उन्हें ऑफिस चाहिए, कोई बिल्डिंग चाहिए, कोई टावर चाहिए। फिर ये जो 23 साल जिनकी मीडियन एज है आज, ये कल को इन्होंने शादियां करनी है, इन्होंने अलहदा अपार्टमेंट या घर लेने हैं, और बहुत से लोग हैं जिनके अपने अभी घर भी नहीं है। सो मेरी अब अजम्पशन है, मैं कंस्ट्रक्शन ना रियल एस्टेट का बंदा हूँ, कि पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है प्रैक्टिकली हमारी, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत है, और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी इकोनॉमिक ड्राइवर भी है। ठीक है, लेकिन क्या हमें करने की ज़रूरत है फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस में, इस इकोसिस्टम में, कि हम इस नीड को बेहतर तरीके से केटर कर सकें, सस्टेनेबली केटर कर सकें। हम ऐसे कंस्ट्रक्शन करें कि जिस तरह अब लाहौर के इर्द गिर्द जितनी एग्री लैंड है वो सोसाइटियाँ बन गई हैं, तो हम लॉन्ग टर्म इस पर नहीं सोच रहे कि इसका सोसाइटी को नुकसान क्या है, कि जो हमारे आज स्टेप्स हैं, जो प्रोसेसेस, जो मेथड हम फॉलो करते हैं, तो बेहतरी कहाँ आ सकती है, सोल्यूशन क्या है? असल में ये सारे प्रोसेस को अर्बन प्लानिंग करते हैं। ठीक है। अब अर्बन प्लानिंग इस शहर की तो अगेन हम जैसे शायद अनपढ़ ठेकेदारों ने किए जिनका काम नहीं था। ये अर्बन प्लानर्स का काम होता है कि वो सिटी डेवलपमेंट और सिटी डिवेलिंग कैसे डिवाइड करते हैं। और एक अर्बन प्लानिंग यूनिट भी लाहौर में है सरकार बिल्कुल मेरे ख्याल से। है, लेकिन वो मुझे तो कभी नज़र नहीं है क्योंकि जहाँ दरख्त नज़र आते हैं वहाँ वो अंडरपास बना देते हैं। हाँ। और वो अंडरपास भी पर्पसलेस होते हैं। माय पॉइंट इज़ कि ये सारी चीज़ें अर्बन प्लानिंग के डोमेन के अंदर आती हैं, और अर्बन प्लानिंग सिटी प्लानर्स के साथ बैठते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी फेज़, कोई भी डेवलपमेंट जब होती है तो उसके अंदर अर्बन प्लानर्स बताते हैं कि आपने इतना ग्रीन एरिया को रिटेन करना है, इतने ब्राउन एरिया को रिटेन करना है, इतने एरियाज़ को आपने कमर्शियल करना है, इतने एरियाज़ को आपने रेजिडेंशियल करना है। प्रॉब्लम ये है कि रेजिडेंशियल एरियाज़ के ऊपर आप कमर्शियल की फ़ीस लगा के उसको अल्टीमेटली कमर्शियल बना देते हैं, लेकिन वो अर्बन प्लानिंग के अंदर, सिटी प्लानिंग के अंदर
वो था तो रेजिडेंशियल, ठीक है, उसके पीछे जो पाइपिंग है, उसके पीछे सूरज लाइंस है, वो अल्टीमेटली रेजिडेंशियल इकोसिस्टम के मुताबिक डेवलप किया गया है। अब जब उस पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करते हैं, फॉर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब मेरा घर था एमालम पे, सो आई वाज बोर्न इन हाउस ऑन एमालम, सो वी स्टेड देयर फॉर, मैं 10 साल उस घर में रहा हूँ। अब वो जो दिस वाज ऑन एमालम रोड, ठीक है, अब हमारा 4 कनाला घर था, मेरे साथ भी 2 कनाला घर था, 4 कनाल और 2 कनाले घर में 15 लोग रहते होंगे। ठीक है, अब आप उधर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपका 150 बंदा रहेगा, उसकी प्लानिंग कहाँ है? उसकी उसकी पानी की सप्लाई कैसे आएगी? गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी? गाड़ियाँ पार्क कहाँ होंगी? उसकी सूरज लाइन्स किधर जाएंगी? सो अल्टीमेटली यू आर टॉक्सिकेटिंग द वाटर, यू टॉक्सिकेटिंग द एनवायरनमेंट, एंड अल्टीमेटली दिस इज नॉट द राइट वे। सिटी प्लानिंग के अंदर अगर आपकी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती है, ओनली देन यू कैन डू इट। You cannot just overnight turn a residential area into commercial area and then allow them to do 180-foot की construction which has suddenly started. It is not making sense at all. Yeah. Urban planners need to sit down with the government. They need to be very forcefully informed and told कि इन areas के अंदर आप further commercial activity नहीं कर सकते, जिसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी लास्ट गवर्नमेंट जो आई, उन्होंने एक रूडा नाम का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। ऐसे अब रूडा नाम का प्रोजेक्ट जो था, दिस वाज सॉर्ट ऑफ अनदर सिटी विद इन लाहौर, एंड दैट सिटी हैड 6 to 7 टाउन्स। yeah, that was the real development, because you were not, आप अपने एग्जिस्टिंग पैराफिनिलिया के अंदर आके कोई चीज़ डिसरप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, आप एक सिक्लूडेड एरिया को डेवलप कर रहे थे। हाँ, और उसकी डेवलपमेंट के अंदर आपने ग्रीन एरियाज डिफाइन किया, आपने कमर्शियल एरियाज डिफाइन किया, आपने रेजिडेंशियल एरियाज डिफाइन किए। ठीक है, दैट इज़ द राइट वे टू गो। अब ये तो नहीं कर सकते कि आपने एग्री लैंड को उठा के ना सॉइल टेस्टिंग की, ना उस मतलब जहाँ जो एरिया फसलों के लिए बनाया गया वहाँ हमने ब्रिक एंड मोटर ला के रख दिया, विच इज़ अ सिन, इन्वायरमेंटल सिन भी है ये, यू कांट डू दैट। तो ये तो है बेसिक डेवलपमेंट की बात है। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की स्टोरी है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब तक लोग खुद ये नहीं समझ सकते कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट किस मुनफरिद अंदाज से हैंडल हो सकती है, ठीक है, तब तक उसका सोल्यूशन निकल नहीं सकता। अब उसके लिए पीपल नीड टू हैव एन एक्सपोजर। अब हमारे मुल्क में 2 से 3, मैं आपको एग्जांपल है, 2 से 3 किस्म की सीलिंग्स है, ठीक है, जिप्सम है, पीओपी है या वुड है। ठीक। तीसरी सीलिंग पे कोई बात नहीं करता। अब वो बात करेगा कौन? जिसको चाहत होगी, जो इस इंडस्ट्री के साथ पैशनेट होगा, जो कस्टमर वेल अवेयर होगा। अब एक और ब्रिज भी आता है जहां आपके हजारों की तादाद से हर साल आर्किटेक्ट मार्केट में आ रहे हैं। आई एम श्योर दीज पीपल हैव जेन्युइनली ग्रेट आइडियाज। अब जब वो अपना ग्रेट आइडिया किसी कंज्यूमर को प्रेजेंट करते हैं, वहाँ 2 लैप्सेस आते हैं। एक, क्योंकि उसकी फुप्पी के घर वो काम नहीं हुआ, क्योंकि खाला के घर में काम नहीं हुआ, तो वो काम वो चाहते नहीं है। ठीक है, दूसरा, जो इनोवेशन के साथ कॉस्ट अटैच्ड है, वो कॉस्ट वो पे करना चाहता है। ठीक है, ठीक है, तो कंज्यूमर की भी यह गलती आती है कि वो भी इनोवेशन नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमारा मुआशरा इन इटसेल्फ वर्क्स ऑन इमिटेशन, दे डोंट वर्क ऑन क्रिएटिविटी। आई फील जब टेक्नोलॉजी बिकम्स कॉमन, व्हेन पीपल हैव platforms like Pinterest and they start using that, that is when they'll understand that innovation is very easy, just about being open to adaptability. Once you're open to adaptability, then you can do amazing things, and not necessarily every amazing thing cannot be very expensive. It comes एक innovation भी हो सकती है. So people don't see it that way. I think जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे जैसे लोग इससे फेमिलियर होंगे, जैसे जैसे लोगों के अच्छे आइडियाज मार्केट में वापस फ्लोट होंगे with acceptance, I think it's a very slow process, but it has to be evolved. It cannot be abruptly changed. It's a very slow process, but I think it should start, and I think it would. Now I think it's the right time. Absolutely, now it's the right time. I would say कि जिस तरह अगर हम वेस्ट में देखें, अमेरिका वगैरह में, तो इनोवेशन इज़ ड्रिवन बाय कमर्शलाइजेशन। आप पेटेंट बनाते हैं, आपने कोई इन्वेंशन की, आप भी बिलियनर हैं, 7 वाले 6 भी बिलियनर हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर उस तरह का अभी तक एनवायरनमेंट नहीं है। वी होप कि हम एक इनोवेशन इकॉनमी बनाए, लेकिन ऐसी मार्केट में जहाँ पर लेट्स से कंज्यूमर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इनोवेशन डिमांड करे। कंज्यूमर भी चाहता है कि सस्ती से सस्ती चीज़ मिले। अब उसे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता कि यार ये चीज़ इस क्वालिटी पे है या इससे थोड़ी बेहतर क्वालिटी पे, मतलब काम चल रहा है।
वहाँ पर रेगुलेटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो इंश्योर करे कि एक तो क्वालिटी एक्सपीरियंस हो, राइट, कि एक तो इनोवेशन तो चले, फिर नेक्स्ट लेवल बात है हम तो बेसिक क्वालिटी नहीं प्रोडक्ट्स में डिलीवर कर रहे। अच्छा, फिर क्वालिटी के बाद भी इनोवेशन आए, क्योंकि जो लार्ज स्केल इम्पैक्ट है वो एक आम बंदे को तो बड़े छोटे लेवल पे अफेक्ट करता है, लेकिन सोसाइटी को, शहर को, हुकूमत को बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट आता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में चल जाएँ, कंस्ट्रक्शन से लेके एजुकेशन, हेल्थ, तो उसमें जो अथॉरिटी है, आई फील वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अगर इनोवेशन एक इंडस्ट्री नहीं कर रही लेकिन वो इंडस्ट्री पैसा बहुत कमा रही है, तो फिर उस इंडस्ट्री को मैंडेट किया जाए कि नहीं भी तुम जिद्दत करोगे, जो कि अमेरिका करता है कि यार आप जो है या तो इंसेंटिवाइज करता है या फोर्सफुली आप कराते हैं कि ठीक है भाई। अब पाकिस्तान में मुझे गैप लगता है कि देखिए रेगुलेटर भी तो हम में से ही लोग हैं, तो उनकी भी अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिस तरह आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन का उनको भी शायद उतना ही पता हो जितना आम बंदे को पता है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री इकट्ठी होकर रेगुलेटर को फीडबैक दे के यार ठीक है हम 4 लोग तो समझते हैं होना चाहिए, लेकिन कंपेटिटिव एनवायरनमेंट मतलब अलाउ नहीं करती कि हम अगर इनोवेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, ये 6 लोग नहीं कर रहे, वो फिर भी पैसे कमा रहे हैं, तो हमारे लिए फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। तो आप आएँ और आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, आप एक स्टैंडर्ड सेट करें जिस पे हम विलिंग हैं, लेकिन हम विलिंग हों जब बाकी भी स्टैंडर्ड पे आए। और आई थिंक कि इस तरह की जो स्टेक होल्डर कॉन्वर्सेशन हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए इन दी इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, कि यार जिस तरह आपने जो यहाँ बातें सारी की हैं, ये कहीं ना कहीं हम पुश करते रहें किसी ना किसी को कि शायद कोई अथॉरिटी जाग जाए और वो कहे कि वैसे वैसे बहुत आपका वैलिड पॉइंट है। मैं आपको थोड़ी सी इस एग्जांपल जी, देता हूँ। जैसे डीएचए ने जब अपनी इनिशियल डेवलपमेंट करनी शुरू की, वेयर यू सॉ अमेजिंग हाउसेस, डीएचए ने एक बड़ा, आई थिंक इट वाज अ यूनिक थिंग टू डू, मेरे लिए शायद इट वाज न्यू। डीएचए ने इनिशियली 7 से 8 अपने अप्रूव्ड आर्किटेक्ट्स दे दिए। अब जैसे मैं बता रहा हूँ डीएचए क्योंकि एंड कंज्यूमर के बारे में सोचा, दैट इज़ व्हाई इट प्रॉस्पर्स। उन्होंने जो 7, 8 या 10 आर्किटेक्ट्स से नाम दिए, those architects were very well equipped. They knew what the international standards were, they knew what innovation was all about, and they knew what materials they could locally source and what materials they could easily import. उन्होंने जो घर डेवलप किए, it changed the dynamics of construction in Pakistan because wow. the authority, the development authority did not started to work with a ठेकेदार, they started working with people जिनका actual काम design innovation है, people who've done their degrees from abroad, people who have spent so many years working on innovation, people who spent so many years working on multiple projects all across the country. Only those people were allowed to design houses in DHA. Now imagine. Amazing intellect people designing houses in DHA were the only ones making houses here. And suddenly, वहाँ भी पैसे चलना शुरू हो गया, 7 से 70 हो गए, 70 से 700 हो गए, और फिर DHA could not hold a barrier to it. फिर जिसका दिल चाहा उसने 3D आर्टिस्ट से घर डिज़ाइन करवा लिया और वो आर्किटेक्ट ने अप्रूवल करवा के काम चला दिया। जो आपका सवाल है, अगर रेगुलेटर एक पैनल ऑफ आर्किटेक्ट्स को ऑन बोर्ड ले जो कि सोसाइटीज़ को, सिटी प्लानिंग को और डेवलपमेंट को ऑथराइज करें और उन्हीं की अप्रूवल से डिज़ाइन, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, इसको थोड़े से निचले लेवल पे लेकर आते हैं। जब हम मॉल्स में काम करते हैं ना, मॉल्स के अंदर एक उनका फिट आउट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। यू एज अ ब्रांड वांट टू ओपन एन आउटलेट से इन एनी बिग मॉल इन पाकिस्तान, यू वुड प्रोवाइड अ ड्राइंग टू दैट मॉल, द मॉल वुड अप्रूव दैट ड्राइंग। अच्छा, unless that drawing does not come from their approved list of architect, they won't even look at your drawing. अच्छा, इंटरेस्टिंग। One. Second, their own in-house department would vet the drawings and make sure those brands adhere to the mall's standard. ठीक है। And this is an international standard, by the way. This happens in every mall in the world. अच्छा, So they have their own fit out department. अब जब आप मॉल में जाते हैं, वो एक अलग दुनिया लगती क्यों है आपको? क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट है, वहाँ एक मोडस ऑपरेंडी डिफाइंड है, जो ब्रांड को एज एन इन्वेस्टर आर फोर्स्ड टू फॉलो इट. सो they don't have to spend 50,000 रुपए for a drawing. They have to spend 7-8 lakh रुपए for a drawing, and ultimately the end product comes amazing. Yeah, that is why you have destination malls coming up here in Pakistan, you have high street malls coming up in Pakistan, and those are at par with what international standards malls are. yeah. क्योंकि उन्होंने अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लिए कि हर बंदे को फॉलो करना पड़े, और उसके अंदर ठीक है, हमारी एज कॉन्ट्रैक्टर्स वी वेंट थ्रू एन अमेजिंग लर्निंग. हमें पता चला कि आपकी डिवाइस लाइंस कौन सी है, आपके ब्रेकर्स की कंपनीज कौन सी है, आपकी सीलिंग में मटेरियल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, आपकी लाइट्स के
लक्स और लूमेंस क्या होते हैं, जो हमारी नॉलेज है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर्स की, इट इज़ फार सुपीरियर टू एनी रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्टर बिकॉज दे हैवंट गॉन थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनाइजेशन व्हिच वी हैव. ठीक है, ठीक तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये ऑन अ गवर्नमेंट लेवल हैपन्स, द सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट यू वुड सी, it would not only accommodate the growing population, it would also do it in an amazing way, which looks appeasing to the eye as well. या But again, government lapses हैं. आप गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन को प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के साथ देख लें, आप कहेंगे ये अब तो खैर अफगानिस्तान में कैसे थे, क्योंकि अफगानिस्तान में से 4 गुना ज़्यादा मजबूत है, लेकिन वो लगता है नहीं है पाकिस्तान का ऐसा. यू गो टू एनी गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड यू गो टू एनी प्राइवेट कमर्शियल डेवलपमेंट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है. गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को इंडक्ट कर दे जो कि सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे, थिंग्स वुड मैसिवली चेंज. या एंड यू हैव पीपल इन पाकिस्तान हु हैव दैट इंटेलेक्ट, दे कैन easily do it. या But the idea is who is going to make them do it. या वहाँ lapses हैं, वहाँ लैप्स है, बिल्कुल, कि जिद्दत को पुश करे ना, फिर हम करेंगे. I think over the last couple of years, primarily after Corona, things have sort of changed as well. ठीक है. But like I'm saying, ये revolution नहीं आएगा, ये evolution होगा. It will be a very slow and steady process, Yeah. but ultimately it has to be put in the right direction. ठीक है. Authorities खुद involved हो. अब इतनी प्रॉब्लम्स है, रात को सोते हैं एक चीज़ की कीमत है, अगले दिन उठते वो चीज़ की कीमत बढ़ जाती है. कोई हाँ. अथॉरिटी नहीं है जो उसको मैनेज करे, कोई प्राइस कंट्रोलर नहीं है जो बताए कि ये प्राइस बढ़ने की रीज़न क्या है. वो बढ़ती है, और इस मुल्क में हमेशा प्राइस बढ़ती है, कभी कम नहीं होती. हाँ, हाँ. सर बढ़ गई भी कम हो जाएगी, दैट नेवर हैपेंस. सो देयर इज़ नो प्राइस कंट्रोल इन दिस कंट्री व्हिच मेक्स अनदर अनसर्टेनिटी इन दिस इंडस्ट्री. आज आप सोचते हैं हमने घर बनाना है, घर आप शुरू करते हैं ये सोच के मैंने 2 करोड़ का घर बनाना है. हाँ. बाय टाइम मुकम्मल करते हैं वो घर आधा होता है तो 2 करोड़ रुपये लग जाता है आपका. हाँ, ऐसे- प्लानिंग तबाह हो जाती है. Yes. तो मुल्क की इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी ऑल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले विद व्हाई दिस इंडस्ट्री हैज़ नॉट ब्लूम्ड इन द वे इट शुड. या बाकी मुल्कों के अंदर सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी बजटिंग बड़ी प्रिसाइज होती है, ईयरली इन्फ्लेशन इज इंटैक्ट. तो यहाँ ये वो चीज़ें आई थिंक वी आर फार फ्रॉम इट. या ये आपकी बिल्कुल सही बात है. आई थिंक कि थोड़ा सा इसको मतलब बेशक ये इंडस्ट्री बड़ा पैसा कमा रही है, रियल एस्टेट ओवरऑल अब तो चले थोड़ा स्लो है, तो इसलिए ज़रूरी है कि उसे थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए. ये नहीं कि चलें जो हुकूमत में बैठे पैसा बीच में से कमा रहे हैं वो कमा ही रहे होंगे, लेकिन ये कि एटलीस्ट पब्लिक बेनिफिट हो ना. क्योंकि हम तो ये कह नहीं रहे कि आप निज़ाम बदलें, हम सिर्फ कह रहे हैं कि आप चलो थोड़े से बेहतर तरीके से काम करते हैं कि लॉन्ग टर्म हम सोसाइटी को डैमेज ना करें. ये बहुत सही पॉइंट है. आई थिंक मेरे यही सवाल थे इस पॉडकास्ट में. इसके अलावा अगर आप शेयर करना चाहें कि आजकल आपका क्या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या नई एक्साइटिंग चीज़ है. मतलब काफ़ी ज़्यादा. अच्छा, पैरेंट्स बनाते हैं जैसे बता रहा हूँ, वो चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर. फिर रेस्टोरेंट्स बनाते हैं तो वो भी चलता रहता है. वाह. लेकिन अब अपना कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई रेस्टोरेंट? अभी हम अपनी दोनों ब्रांचेस और बना रहे हैं. अच्छा, 12 की. नहीं, हॉट डॉल्ची हम खोलेंगे इंशाल्लाह इन गुलबर्ग, अच्छा, वेरी नाइस. इंशाल्लाह अगर अच्छी जगह मिल जाए. इंशाल्लाह. और एक 12 और खोलेंगे. सो दैट हैज़ टू हैपन इन नेक्स्ट 3 to 4 months. अच्छा, वाह, अमेजिंग. सो दैट्स व्हाट आवर प्लानिंग इज. नहीं, वेरी एक्साइटिंग जी. आई थिंक ऑलरेडी भी आपने बड़ा क्वालिटी एक्सपीरियंसेस दिए हैं लाहौर के ऑडियंस को, और लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ऑफ दोस. Thank you for having me. Very interesting.